नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो आपका एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है, उससे संबंधित ही आपका टॉपिक है। ठीक है, इसमें कुछ ज़रूरी पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं ये क्लास लेके आई हूँ। ठीक है, इसमें आपकी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की हिस्ट्री है और ट्रायल सोसाइटी, इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री मतलब आखिर ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुए, क्या इनका पर्पज़ रहा है। और यहाँ पे ट्राइबल है आपका, ये गलत लिख गया है ट्राइबल। ठीक है, क्योंकि ये आदिवासी बच्चे जो हैं उनके लिए मेन स्कूल ओपन हुए हैं। ठीक है, कि उनको भी मुख्य धारा में लेके आया जाए, उनको भी पढ़ाया जाए। समाज के जो अन्य वर्ग के लोग जैसे रहते हैं, जैसे उनका बातचीत करने का ढंग है या फिर जैसे वे ऑफ लिविंग है, तो जो उस तबके के बच्चे हैं उनको भी मुख्य धारा में लाया जाए। जो हम लोग इंक्लूसिव की बात करते हैं, तो इसलिए ये स्कूल मेन उन बच्चों के लिए खोले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री में देखेंगे और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपको एकलव्य के बारे में तो पता ही होना चाहिए कि स्कूल क्या है। तो 1997 से 98 से भारत में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जिसको EMRS की शुरुआत देश के दूरदराज आदिवासी क्षेत्रों में मेधावी आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण मध्यम और उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए अनोखी प्रयोगात्मक योजना है। जैसा कि बताया है कि जो आदिवासी बच्चे हैं, ठीक है, जो आदिवासी बच्चे हैं या फिर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पे जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और किन्हीं कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए ये स्कूल खोला गया है, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। और इनकी शुरुआत कब हुई है? 1997 से 1998 में भारत सरकार के द्वारा ये इन स्कूलों की शुरुआत की गई थी। वो भी एक एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था। तो जैसे कि कोई भी नई चीज़ की शुरुआत होती है, पहले उस पर एक पायलट स्टडी होती है। उसमें क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि स्कूल कितने आगे चलेंगे या फिर कितनी गुणवत्ता, जितनी पूरा क्राइटेरिया रखा गया है उस हिसाब से चल रहे हैं या नहीं। तो इन स्कूलों को 1997-98 में खोला गया, लेकिन काफ़ी अच्छे चले ये, और काफ़ी बच्चे जो वहाँ पढ़ना चाहते थे वो भी यहाँ पे आके पढ़े। ठीक है, और एक अनोखी कह सकते हैं कि ये प्रयोग था जो इस क्षेत्र में किया गया। ठीक है, तो अब हम लोग ट्राइबल सोसाइटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनजातीय क्षेत्र संबद्धता वाले एक सामाजिक समूह है। ठीक है, कार्यों में विशेषज्ञता के बिना अंतर्विवाही जनजातीय अधिकारियों द्वारा शासित, वंशानुगत अन्यथा भाषा और बोली में एकजुट, अन्य जनजातियों या जाति के साथ बिना किसी सामाजिक तिरस्कार के सामाजिक दूरी को पहचानने वाला। जैसे कि ये जाति संरचना में जनजातीय परंपराओं, विश्वासों और रीति रिवाजों का पालन करते हुए विचारों के प्राकृतिकरण के प्रति उदार, विदेशी स्रोतों से जातीय और क्षेत्रीय एकीकरण की एक रूपता के प्रति सचेत रहते हैं। तो ये एक बात पूरा कोटेशन बोला गया था कि इनके द्वारा DN मजूमदार जी के द्वारा ये बोला गया कि जो जनजाति समाज के लोग होते हैं वहाँ पे वो अपनी जो परंपराएं हैं, जो भी जाति से संबंधित कह सकते हैं ट्रेडिशनल है, ठीक है, उनके विश्वास है, रीति रिवाज है, उनको बहुत अच्छी तरीके से वो लोग मनाते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं, हमेशा प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। तो एक तो हम लोग उन लोगों को मुख्य धारा में लेके आएंगे और हम लोग भी ये चीज़ सीखेंगे, क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मोरल एजुकेशन की बात की गई है, मतलब कि बच्चे को शिक्षा के साथ साथ कह सकते हैं कि संस्कार भी दिए जाएं, जिससे कि वो समाज में एक अच्छा नागरिक बने। ठीक है, तो जो जनजातीय क्षेत्रीय लोग होते हैं यहाँ पे, तो वो बिना किसी भेदभाव के वहाँ पे साथ में रहते हैं, साथ में सारी चीज़ें करते हैं। अभी भी वहाँ पे कह सकते हैं एकजुटता देखी जाती है। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी? DN मजूमदार ने कही थी। इसके बाद अब इसको ये स्कूल बनाने का उद्देश्य क्या रहा है? शैक्षणिक विकास के लिए एक नई अवधारणा भारत में जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 1997 के दौरान भारत में मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना शुरू की गई। MHRD जो अब क्या है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा
मंत्रालय सरकार द्वारा 197 EMRA स्वीकृत किए गए थे उस टाइम पे। भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रति स्कूल 480 छात्रों की प्रवेश क्षमता है। इसमें 129 पूरी तरह कार्यात्मक और शेष 68 निर्माणाधीन है। ठीक है, ये स्कूल भारत के संविधान के अनुच्छेद, तो ये भी आपको याद रखना है, कौन सा अनुच्छेद 275 के तहत दिल्ली में राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय जो है RPVV, भारत के जवाहर नवोदय विद्यालय JNV और केंद्रीय विद्यालय जो आपके KV बोले जाते हैं, भारत की तर्ज पर स्थापित किए गए हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो आपकी प्रैक्टिस सेट भी करवा रही हूँ। ठीक है, और मैं हमेशा बोलती भी हूँ कि अगर आपको इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जो आपके KVS के प्रीवियस ईयर है, NVS के प्रीवियस ईयर है, ठीक है, इसके अलावा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रीवियस ईयर है उनको करें, क्योंकि देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अनुच्छेद 275 के तहत ये स्कूल जो है, एक तो दिल्ली में स्कूल चलते हैं राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, उनकी तर्ज पे, केंद्रीय विद्यालय JNV की तर्ज पे और KVS की तर्ज पे पूरी तरह खोले गए हैं। उसी प्रकार से सारा सिस्टम रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो इसका एग्ज़ाम होगा वो भी इसी तर्ज पे होगा। ठीक है, 1-2% या 5% कुछ इधर उधर हो सकता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, बाकी आपका वो रहेगा। तो आप वहाँ से प्रीवियस ईयर करके काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। और सीरीज भी चल रही है टॉप 30 की, तो आप लोग वो ज़रूर देखें, चाहे भले ही और क्लासेस ना देखें, लेकिन वो ज़रूर देखें, बहुत हेल्प करेंगी आपकी। ठीक है, तो इसका मेन यहाँ पे दिखाया गया है कि कब इसकी स्थापना वगैरह हुई और किस तर्ज पे ये चलते हैं स्कूल। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। भारत में एकलव्य की स्थापना का उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्च माध्यमिक स्तर तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। जो आदिवासी क्षेत्र के बच्चे हैं उनको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो ये स्कूल गैर ST आबादी के बराबर शिक्षा में बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, और ये प्रत्येक EMRS में नामांकित छात्रों के व्यापक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास द्वारा प्राप्त किया, मतलब उनके पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बात की जाएगी। अब ये KV, NVS और ये सब की तर्ज पे चल रहे हैं, तो बच्चे के पूरे डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। आपको पता है नवोदय विद्यालय हैं, आपके केंद्रीय विद्यालय, उनमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बच्चों के चहुमुखी विकास पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप उन्हें अपने स्कूल में, अपने घरों में, अपने गाँव और अंततः राष्ट्र को आकार देने में एक बड़े संदर्भ में एक परिवर्तनकारी एजेंट बनने के लिए सशक्त बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये किस लिए और पढ़ाए जाएंगे कि जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे ही कह सकते हैं हमारे देश का या भविष्य का या समाज का निर्माण करते हैं आगे चल के। ठीक है, तो जब बच्चों को ही हम लोग सशक्त बनाएंगे तो उनके आगे आने वाली पीढ़ी भी उसी प्रकार से रहेगी, तो उनका गांव अच्छा होगा, उनका शहर अच्छा होगा। ठीक है, और इस प्रकार से देश भी कहीं ना कहीं अच्छा होगा। और शिक्षा की जो प्राचीन काल से भारत की एक इमेज बनी हुई है वो भी कहीं ना कहीं और अच्छे स्तर पे जाएगी। ठीक है, तो ये उद्देश्य रख के ये स्कूल खोले गए हैं। इसके बाद ये स्कूल कक्षा 6 से 12 तक उपलब्ध कराई जाने वाली शैक्षणिक सहायता पर अलग अलग ध्यान केंद्रित करते ताकि उनकी विशिष्ट जरूरतें पूरी हो सकें। वार्षिक चल रहे खर्चों का समर्थन इस तरीके से किया जा सके जिससे कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक मिले और मानक बनाए रखा जाए। बुनियादी ढांचे का निर्माण जो शिक्षा प्रदान करता है और छात्र जीवन की भौतिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक आवश्यकताओं में सुधार लाता है। ठीक है, तो ये स्कूल मेन कौन सी क्लास तक है, आपकी 6 क्लास से लेके 12th तक ये स्कूल है। ठीक है, अब जैसे सेम आपके जो जवाहर नवोदय विद्यालय होते हैं अभी उसी प्रकार से, क्योंकि KV में आपके क्लास 1 से भी एडमिशन वगैरह होते हैं, पढ़ाई भी होती है। ठीक है, तो भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इन स्कूलों का प्रबंधन एक पंजीकृत सोसाइटी के माध्यम से करने का सुझाव दिया था उस टाइम पे। ठीक है, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। उक्त सोसाइटी के निदेशक मंडल में ST और SC विकास विभाग के प्रतिनिधि, अन्य संबंधी सरकारी विभागों के प्रतिनिधि, प्रख्यात शिक्षाविद, राज्य के जनजातीय समुदायों के चयनित प्रतिनिधि और सामुदायिक नेता शामिल हैं। ठीक है,
तो मेन इस पे कौन कौन लोग काम करेंगे, जो जनजाति समुदाय से जुड़े हुए मंत्रालय हैं, ठीक है, जो मंत्री हैं, शिक्षा विभाग में जो उच्च पद पे लोग हैं वो, इसके अलावा जो SC/ST सोसाइटी से जुड़े रहते हैं, मतलब NGO वगैरह भी चलते हैं, उन सब का ही इसमें एक कह सकते हैं कंबाइंड सारी चीज़ें रखी गई हैं, क्योंकि वो सब मिलके ही इन सब चीज़ों पे काम करेंगे, ठीक है। इन स्कूलों में 1 पे 30 के इष्टतम शिक्षक छात्र अनुपात को बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में स्नातकोत्तर, स्नातक और अन्य प्रशिक्षित शिक्षक रहेंगे, ठीक है। मतलब 30 बच्चों पे एक टीचर, जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग सारा प्रावधान इसमें भी रखा गया है, ठीक है। जैसे स्नातक टीचर होंगे, उसके साथ जैसे TGT है आपका, तो ग्रेजुएट होना चाहिए, BEd होना चाहिए, स्नातकोत्तर PGT के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से शिक्षक का भी एक पूरा क्राइटेरिया रखा गया है। इन स्कूलों की समय सारणी इस तरह से तैयार की गई है: शिक्षण, व्यवसायिक प्रशिक्षण, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों जैसे गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया जा सके, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो, ठीक है। इसके बाद लड़के और लड़कियों की सीटों की संख्या बराबर है। शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क है, पूरी तरह फ्री शिक्षा है, बच्चों से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक कक्षा में 60 छात्र और स्कूल की कुल स्वीकृत 420 छात्रों की है, जिसमें +2 स्तर पर केवल एक स्ट्रीम है, ठीक है। तो +2 स्तर पे मतलब क्लास 12 तक एक ही कोई स्ट्रीम रखी गई है। ये तब की बात हो रही है जब बनाए गए, तब तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो। हालांकि यदि कला, मानविकी और +2 स्तर पर जोड़ा जाए तो ये 480 होना चाहिए। मतलब अब तो जोड़ दिया गया है, क्योंकि हम लोग ये हिस्ट्री को लेके थोड़ी बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ऐसे रखा गया था, ठीक है। इन स्कूलों में प्रवेश विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, पहली पीढ़ी के छात्रों आदि के बच्चों के लिए उपयुक्त प्रावधान या प्राथमिकता के साथ चयन प्रक्रिया का माध्यम होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें पेयजल है, बिजली है, स्वास्थ्य सुविधाएं, संचार, अन्य न्यूनतम सूचना सुविधाओं उपलब्धता ध्यान में रखते हुए ये स्कूल मुख्य रूप से अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों में स्थित है। तो ये उन्हीं क्षेत्रों में स्थित भी किए गए हैं जहाँ पे आदिवासी बच्चे का कह सकते हैं रेशियो ज़्यादा है, ठीक है। हालांकि असाधारण मामलों में ऐसे स्कूल भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के पूर्व मंजूरी के साथ भारत में जनजातीय क्षेत्रों के बाहर भी स्थित हो सकते हैं। अभी 2023 में ही काफ़ी स्कूल खोले गए हैं नए भी, ठीक है। इन स्कूलों में कृषि, पशुपालन संबंधित क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण और व्यवहारिक प्रशिक्षण की भी सुविधा होगी, ठीक है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाई करने वाले सभी अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जानी है। मतलब छात्रवृत्ति का भी यहाँ पे प्रावधान रखा गया है, मतलब स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाएगी, ठीक है। स्कूल पूरी तरह आवासीय है, यहाँ तक कि आवश्यक समझे जाने वाले शिक्षण कर्मचारियों और कुछ गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए भी आवासीय क्वार्टर है। मतलब जो टीचर और हॉस्टल वार्डन जो भी आपके अभी वैकेंसी निकली हुई है, उनके लिए रेजिडेंस का भी प्रावधान रखा गया है। रेजिडेंस मतलब आप अपनी फैमिली को भी साथ में रह के वहाँ रह सकते हैं, ठीक है, और अपना जॉब भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें। ऐसा नहीं कि आपको अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाएगा अगर आप वहाँ पे पोस्टिंग होती है तो, ठीक है। इसके स्ट्रेंथ क्या है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के? ये आदिवासी क्षेत्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा नवोदय विद्यालय के समान सभी सुविधाओं के साथ शिक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो सेम नवोदय विद्यालय के जैसा है वैसे ही। छात्र का मूल्यांकन सतत और व्यापक है और सह पाठचर्या संबंधी गतिविधियों भी अध्ययन मूल्यांकन का एक हिस्सा है, ठीक है। सह पाठचर्या मतलब कि को करिकुलर एक्टिविटी जो होती है, बच्चे को कोई खेलने में शौक है किसी चीज़ में, तो वो सब भी यहाँ भी करवाई जाएंगी, ठीक है। हर साल छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो यहाँ पे विशेष कोचिंग कक्षाएं भी आयोजित होंगी। कोई अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसके लिए शैक्षिक भ्रमण अध्ययन का ही एक भाग है। और जैसे नवोदय में जाते हैं कि क्लस्टर्स वगैरह आपके होते हैं या गेम्स वगैरह होते हैं, तो एक नवोदय से दूसरे नवोदय में जाते हैं, तो उसी प्रकार से सेम यहाँ पे भी सारी चीज़ें रखी गई हैं, ठीक है।
और सीबीएसई पैटर्न पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाएगी। बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक दोनों स्तर पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, जो भी गतिविधियां हैं, प्रतियोगिता हैं, आपके लेखन संबंधी हैं, मतलब ये सब कंपटीशन भी बीच बीच में होती रहेंगी, जिससे विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित हो, जिससे कि छात्रों को, जो आजकल चल रहा है कि कंपटीशन का जमाना है, तो उस हिसाब से छात्रों को तैयार भी किया जाए। ठीक है, इसके बाद आंतरिक उनके गुण हैं, उनके अंदर क्या चीज़ अच्छी है उसको बाहर निकालने का काम किया जाएगा। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों पे भी काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में थी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और मेन ये याद रखना है। और फिर जैसे आपका यहाँ पे आर्टिकल की बात हुई थी, तो कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। सबसे पहले कितने स्कूल खोले गए थे, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कर पाएंगे। तो ये पूरा था और इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे। और लर्निंग टुगेदर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से जुड़े रहें, लर्निंग टुगेदर से अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।